बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक उड़ाइच। आज के शो में हम बात करेंगे नेशनल डायलॉग कमेटी के कुछ जो मेंबरान हैं, फवाद चौधरी हैं और महमूद मौलवी साहब हैं। इन लोगों ने एक मुतालबा किया है। उन्होंने कहा जी नेशनल गवर्नमेंट बननी चाहिए। ये पहले असीरान की बात कर रहे थे और उनकी रिहाई की बात कर रहे थे, रिलीफ़ की बात कर रहे थे। फिर अगला मुतालबा आया कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए। ये कुछ सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, उसमें भी ये बताया गया कि कहीं पे ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। इस पे आज के शो में हम बात करेंगे और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो गुर्बत की शरह वो बढ़कर 28.9% हो गई है। और अगर मैं आपको बताऊं कि 5 करोड़ अफराद से 7 करोड़ अफराद जो हैं पिछले ये 6 सालों में 7 सालों में जो दादोशुमार बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 5 करोड़ से 7 करोड़ अफराद यानी 2 करोड़ अफराद की तादाद बढ़ी है जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। जो मेरे सियासी सेगमेंट है उसमें होंगे खेलदास कोसानी साहब, आप वज़ीर मुमलिकत हैं, वो हमारे साथ होंगे। महमूद मौलवी नेशनल डायलॉग कमेटी के मेंबर हैं और अली बुखारी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आगे चल के जब हम बात करेंगे गुर्बत की शरह के ऊपर ये कैसे बढ़ी तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे माशरत हमें ज्वाइन करेंगे। अली बुखारी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। ये एक तो इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बरें गर्दिश थीं, अब दोबारा से हुकूमत ने ऐलान भी किया और साथ ही साथ में मुझे ये भी बताइएगा ये इमरान खान रिहाई फ़ोर्स क्या है, किस तरह से रिहाई करेगी? क्या ये कोई कानूनी फ़ोर्स है इस तरह की जो कानूनी मामलात में मावनत करेगी या कोई ये जाएगी एहतजाज करेगी? किस तरह से रिहाई? इसका नाम से तो ऐसे लग रहा है ना जैसे इमरान खान को रिहा करवाएगी ये। रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब ने टास्क दिया है, वो स्ट्रीट मूवमेंट का है। एहतजाज की हद तक सारी की सारी जो पार्ट्स आती हैं वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अच्छी साहब को दिए हैं और उनके साथ अल्लामा राजा नासिर साहब को, और सारी पार्टी बशमूल में हमारे समेत हम उनके साथ खड़े हैं, बशमूल सीएम साहब। इसके अलावा जो अभी आपने बात की, ये जो सीएम साहब ने एक अनाउंस की अपनी इमरान खान साहब की आज़ादी से रिलेटेड एक फोर्स की, इशू ये है कि ये चीज़ अभी कोर कमेटी में डिस्कस नहीं हुई, पॉलिटिकल कमेटी में भी डिस्कस नहीं हुई और लीगल कमेटी में भी डिस्कस नहीं हुई। और उन्होंने ये कहा है कि रमज़ान के बाद इस पे जो है वो चीज़ पे एग्जीक्यूशन में जाएंगे या उसका जो भी एसओपी बनेगा। सो फिल वक्त यह है कि वो पॉलिटिकल कमेटी में आएगी, कोर कमेटी में आएगी, देन पॉलिटिकल कमेटी में आएगी और उसके बाद उसके ऊपर कोई लाया अमल प्रॉपर तरीके से। वैसे आपके यहाँ फैसले किस तरह होते हैं, यानी तरतीब क्या है? मैं अपने नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूँ कि पहले क्या कोर कमेटी में आती है, सियासी में आती है, किस तरह चलता है मामला? सबसे पहले कोई चीज़ आती है तो जैसे मैं खुद कोर कमेटी का मेंबर हूँ, लीगल कमेटी का मेंबर हूँ। सबसे पहले कोर कमेटी में आती है किसी भी तरफ से, कोर कमेटी उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स करती है फॉर एंड अगेंस्ट जो भी है। देन उसके बाद फिर लीगल कमेटी में भी एक राय ली जाती है कि यार ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसके लीगल आगे से कैसे इसको डील किया जाएगा, और लीगल कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है इसके अंदर, किसी भी किस्म की कॉन्ट्रेरी टू एनी लीगल इशू तो नहीं है। देन उसके बाद फिर ये पॉलिटिकल कमेटी को भेजी जाती है और पॉलिटिकल कमेटी के बाद जो हतमी फैसला होता है वो फिर दोनों की रोशनी के अंदर करती है। और पॉलिटिकल कमेटी के बाद फिर वो डेफिनेटली, पहले तो ये होता था कि इमरान खान साहब को जाकर बताया जाता था कि ये हमारी कोर कमेटी ने किया, ये लीगल नहीं, ये हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने, अब इस पे आपकी राय क्या है, इसमें कोई एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, कोई नया पॉइंट ऐड करना है एजेंडे के अंदर, तो करके दोबारा मीटिंग में जाएंगे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो ये है और इसी तरह इससे पहले भी होता आया है। लेकिन तो मतलब ये जो सोहेल साहब ने जो ऐलान किया वो आप लोगों से मुशावरत से किया होगा ना? ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने जाके ऐलान कर दिया और मंजूरी बाद में हुई है। नहीं, अभी मैं हमारा जो ऑफिशियली स्पोक्स पर्सन साहब ने भी, मैं सुन रहा था शेख वकास साहब ने भी एक बड़ा क्लियरली इस पे बताया कि अभी तक तो ये चीज़ हमसे डिस्कस नहीं हुई, कोर कमेटी में आएगी। अभी तो 5 तीसरा रमज़ान है, आगे रमज़ान के बाद इसको इफेक्टिव होना है, तो इसलिए पहले ये कोर कमेटी में आ जाएगी नेक्स्ट मीटिंग एजेंडे में। देन उसके बाद फिर ये लीगल कमेटी से होती हुई पॉलिटिकल कमेटी में पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर डिसीजन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशिएटिव ही जो है ये सीएम साहब की तरफ से लिया गया है, इसलिए इसको सीएम साहब ही पुट करेंगे कोर कमेटी के सामने भी और पॉलिटिकल कमेटी के सामने भी और लीगल कमेटी के सामने भी। और सीएम साहब कोर कमेटी के और इसके पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर हैं? मेंबर है जी, मेंबर है वो, पॉलिटिकल कमेटी के भी मेंबर हैं और कोर कमेटी के भी मेंबर हैं जी। तो इसलिए वो खुद इसमें पुट करेंगे। और बल्कि लास्ट 2 दिन कबल हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग थी, वो क्योंकि सीएम साहब उसमें मौजूद नहीं थे जिस वजह से इस पर डिस्कशन नहीं हुई, अदरवाइज वो आते तो खुद पे वो बता देते, देन उसके बाद 1 बाय 1 उस पर राय ले ली जाती और उसके जिस मकसद के लिए बनाई जा रही है। तो अभी इसका दायरा कार नहीं पता आपको, आप समेत कोर कमेटी को ये नहीं पता कि इसका दायरा कार क्या होगा, ये इमरान खान साहब के हुक्म पे बनाई जा रही है या वैसे कुछ नहीं पता अभी इस हवाले से? नहीं, वो तो सीएम साहब बताएंगे ना। देखें, उन्होंने इनिशिएटिव लिया तो डेफिनेटली
कोर कमेटी के सामने आएगी, फिर उस पर डिस्कशन होगी, सबके व्यूज आएंगे। ऑलमोस्ट 70 के करीब हम लोग कोर कमेटी के मेंबर हैं, इसी तरह 30 हम लीगल कमेटी के मेंबर हैं और 20-25 हम पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर। वो सारे चीज़ों को लोगों के सामने आएंगे, सबकी राय ली जाएगी। देन उसके बाद इसका एक बाकायदा तरीके से, जिस तरह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो हम पहले करते आए हैं, उसके ऊपर बाकायदा एक SOP बनता है कि ये यूं चीज़ें होंगी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी एज वेल एज द लीगल अम्ब्रेला के नीचे। ठीक है। और अब ये जो खान साहब को 25 फरवरी को दोबारा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जो बयान आया गवर्नमेंट की तरफ से, इस हवाले से आप तो उनके जो कि कानूनी भी मामलत करते हैं, आप लोगों को बताया गया या फैमिली को बताया गया है या ये सिर्फ मीडिया से ही पता चला आप लोगों को? यार ये तो मीडिया से ही पता चला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बात यह है कि, और ये आपने एक वर्ड यूज किया, दोबारा हॉस्पिटल, पहले तो हॉस्पिटल को खान साहब को एडमिट नहीं किया गया। यही हमारी एक चीज थी, क्वेश्चन था, क्यूरीज थी कि खान साहब का अगर ट्रीटमेंट है तो उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जाए। और जो जब अमेकस के थे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उन्होंने भी जो 6 चीजें पुट की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, उसमें भी एक पॉइंट ये भी था। तो बात यह है कि उनकी ट्रीटमेंट जो बताई गई है, जो डॉक्टर्स ने मीडिया के थ्रू में हमें पता चली है, या जो उनके बात हुई फिजिशियंस के साथ इन लोगों की, इंक्लूडिंग राजा नासिर साहब, चिगरी साहब या सलमान राजा साहब, तो उसमें ये बताया गया था कि दोबारा एक इंजेक्शन खान साहब को लगना है। और अब जैसे आपने बताया कि एक मिनिस्टर साहब कह रहे थे, तो यार वैसे आपस की बात है, इन मिनिस्टर्स क्या वर्थ क्या है, इन मिनिस्टर्स की बात पे कौन यकीन करे? एज अ पाकिस्तानी मैं कैसे यकीन करूं, एज अ पोलिटिकल वर्कर मैं कैसे यकीन करूं, एज अ मुस्लिम मैं कैसे यकीन करूं कि ये सैटरडे वाले दिन खान साहब को लेकर आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट होती है पिम्स हॉस्पिटल में, और ये असदुल्ला साहब अपने वीलॉग में डिस्क्लोज करते हैं, डॉन आर्टिकल छपता है, और उसके बाद से ये चीज़ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इनके मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, सीनियर मिनिस्टर्स डिनाई करते रहे कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अचानक थर्सडे को आगे कहते हैं जी उनको लेकर ऐसे उनकी सर्जरी हुई थी। तो इनकी किस बात पे यकीन करें? चले बुखारी साहब, आपके साथ ना खेलदास कोस्तानी साहब भी मौजूद हैं, वो भी मिनिस्टर हैं और ऐसे मिनिस्टर हैं जिन पे एतबार किया जा सकता है, तो उनसे कुछ बातें पूछ लेते हैं। खेलदास साहब को तो शायद पता ही नहीं होगा सारी इश्यूज। अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, हमारे भाई हैं, वो बड़े डिसेंट आदमी हैं। ऐसे ना करें कोस्तानी साहब, ये इनका गिला शिकवा दूर करें। ये बुखारी साहब क्या बातें कर रहे हैं? जी बुखारी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बानी PTI जो जेल में है उसका किस वक्त इलाज होना है, वो चले गए हैं, अस्पताल गए हैं या नहीं गए हैं। देखें ये एक रूटीन का हिस्सा है। जेल मैनुअल के तहत हर कैदी का एक हक होता है, अगर कोई बीमार होता है उसको उसी वक्त इलाज फराम किया जाए, डॉक्टर मौजूद होते हैं। अगर जिस तरह उनको पिम्स में लेके जाया गया, डॉक्टरों के मशावरत से लेके जाया गया, तो ये एक रूटीन का हिसाब होता है। मैं समझता हूँ मैं तो दुआगो हूँ खान साहब की बीमारी का पे उसका अच्छा इलाज होना चाहिए, ये उसका हक है। हम उसके सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, हम उनके कोई जानी दुश्मन नहीं है। ना मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने कभी ऐसी कोई बात की है, ना हम उस पर सियासत करना चाहते हैं। हम समझते हैं जो उसको इलाज जो डॉक्टर कहते हैं, जिस इदारे उसके मालिक जो है वही बेहतर बता सकते हैं। कोस्तानी भाई, अगर आप छुपाएंगे, मालूमात को छुपाएंगे, तो फिर वो जो बात कर रहे हैं कि आप पे यकीन कैसे करें, ये तो उनके फिर दुरुस्त है शिकवा। आपने पहले छुपाई ना मालूमात, पहले खुद नहीं बताया, फिर जब मीडिया ने निकाला तो बता दिया। देखें हमने कोई नहीं छुपाया। काबीना को ये सारी काबीना को ये मालूमात हो कि आज क्या हो रहा है जेल में, ये मेरे ख्याल में ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ ये ज़रूरी है जब आप समझते हैं कि जेल सुप्रिटेंडेंट ने समझा कि इसको इलाज बाहर से डॉक्टरों को करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर बुलाए गए। ये एक उनकी जिम्मेवारी है और उसको किया गया है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, हुकूमत ने मनोमन उस पर अमल किया। किसके नॉलेज में होती हैं? कैबिनेट के किस वजीर के नॉलेज में होती हैं? देखें मैं समझता हूँ जब हुकूमत को ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उन्होंने वक्तन जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दी। पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो बयान करते हैं। अगरचे मेरा काम, मेरी वजारत का या मेरे मनसब का ये काम तो नहीं है ना जो मुझसे आप सवाल करें। हाँ ये ज़रूर है, आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि बानी PTI का इलाज होना चाहिए, बेहतर इलाज होना चाहिए। इसके सब हम हक में हैं और हो रहा है, हमने करके दिखाया है। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट ये भी आइन और कानून की फतह है कि उनको हुक्म दिया गया और उसको फ्रेंडली वकील सलमान सफदर साहब गए हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली वकील, कोई कुछ गलत हो फ्रेंड ऑफ कोर्ट, सॉरी। तो
जी जी, सॉरी फ्रेंड आपको। तो ये भी देखो, अदालती निज़ाम है ना, इसी अदालती निज़ाम को आप नहीं मानते हैं तो आपको रिलीफ मिला है ना, तो ये आपका हक है। मैं इस पे कोई ये नहीं कह रहा कि ठीक है, बड़ी मुनासिब इसका बात है इलाज नहीं कोसानी होना साहब, बिल्कुल चाहिए बड़ी मुनासिब बात ना, है। उस पर मैं तो ये कहता हूँ ये भी उस पर सियासत ना करें, उसको एक संजीदा तौर पे लिया जाए, उसकी बीमारी का इलाज हो, उस पर संजीदा बात की जाए, बजाय कि हम इस पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहें। इसका ना, ये बीमारी कुदरत की तरफ से आई है, अल्लाह करेगा वो सेहतयाब है और रहेगा, और हम उसके लिए सब दुआ गो है। आप उस पर ज़रूर ये बात करें कि उसका इलाज ठीक होना चाहिए, जो हो रहा है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज़ें रखी है। तो ठीक है बात जी। ये कि इसको ये सियासी, जिस तरह इन्होंने बीमारी, हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया, खुदा न खास्ता PMLN के किसी भी शख्स ने इस तरह की बात नहीं की है, ना करेंगे हम। ठीक है जी। महमूद मौलवी साहब, आप भी कुछ कह दें। मैंने आपसे पूछना तो यही था कि ये आपने पहले असीरान की बात की, मेरा ये नेशनल डायलॉग कमेटी आगे भी कौमी हुकूमत बनाने के लिए नवाज़, शहबाज और इमरान से राय ली जाए, ये कौमी हुकूमत कहाँ से आ गई? देखिए, कौमी हुकूमत की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है उसके अंदर देखें इकनॉमी को, और मैं कहूँगा कि इश्यूज आ रहे हैं, और इकनॉमी इश्यूज हमेशा उसी वक्त आते हैं जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है, तो इसलिए हमारी तजवीज़ ये है कि जी इस वक्त जो हुकूमत में देखें पीपल्स पार्टी और PMLN और MQM ऑलरेडी है, तो 2-3 पार्टी बाहर रह गई हैं, जिसमें PTI है, जिसमें मैं कहूँगा जमात इस्लामी है और JUI है। मेजर पार्टीज तो यही है। अगर ये सब जो ऑलरेडी हुकूमत में है, ये असेंबलीज में है, ये बैठ के और एक नेशनल गवर्नमेंट बना लें, सब लोग ऑन बोर्ड हों, तो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। और क्या इसका देखें, दायरा कार होगा उस मौलवी साहब? कितनी देर तक ये रहेगी? इसमें सभी शामिल होंगे? देखिए, इसके टेन्योर जो होगा जब तक ये जो है टर्म पूरा कर लें। उसकी वजह ये है कि देखें इसमें बहुत सारे फैसले करने हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का फैसला होना है, इलेक्शन के प्रोसीजर्स होने हैं, बहुत सारे और इश्यूज है। अगर सब मिल के इत्तेफाक करके देखिए ये चीज़ों को लेके चलेंगे आगे, तो मुल्क के मफाद में भी है, अवाम के मफाद में और भी है। मौजूदा जो और इसमें असम्बली है, इन्हीं से आप मेम्बरान लेके इस पे हुकूमत बना देंगे, इसी पे कैबिनेट जी, होगी, मैं इसी तो पे यही कह रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म। देखिए, इस वक्त जो ऑलरेडी जो है, देखिए काफ़ी जो है पीपल्स पार्टी और PMLN तो ऑलरेडी हुकूमत में है, MQM भी है। तो अगर ये 2-3 पार्टीज जो है ये भी सब मिलके एक इस टेन्योर के लिए मेरे ख्याल से 2 साल या 3 साल जो रहता है, इसमें कर ले, ताकि फिर आगे का प्रोसीजर सब मिल के एक ठीक राह है। तय कर ले। ये उसके आप बाद कह रहे हैं फ्री एंड जो बकिया मुद्दत है हुकूमत की, वो इस तरह से कौमी हुकूमत के ज़रिए पूरी कर ली जाए। बिल्कुल। और देखिए, हम बात कर रहे हैं फेडरल की, और उसके बाद देखिए पॉलिसीज लेके चले, ताकि आने वाला जब इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि सबके मुशावरत से जो है प्रोसीजर्स बनेंगे, तो फ्री फेयर इलेक्शंस हो, जो जीते फिर वो हुकूमत बना ले। उसके अलावा हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे मीसाक के जमहूरियत हुई, वैसे मीसाक के मईशत भी एक इशू है। देखिए, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए सारी पार्टीज मिलके, कि जी ये इकोनॉमी पॉलिसी होगी, ये फाइनेंशियल पॉलिसी हमारी होगी, ताकि इन्वेस्टर आए इधर, जो है मुल्क के जो है में इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्रीज लगे, और बिजनेस जो है बेहतरी की तरफ जाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले चल, और ये लोगों की माशी जिंदगी बेहतरी की मौलवी तरफ जाए। साहब, ये जो आपके दाएं बाएं मौजूद है ना, एक अपोजिशन की पार्टी के रहनुमा हैं और एक हुकूमती वजीर हैं, इन्हीं से पूछ जी, लेता हूँ। पहले मैं अली बुखारी साहब से पूछ लेता हूँ, क्या इस तरह की ये जो बात है, नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा जी कौमी हुकूमत बनाई जी, और जो ये मौलवी साहब ने पूरा इसका नुक्ता बयान किया है, क्या कोई आपकी कोर कमेटी में, किसी कमेटी में, सियासी कमेटी में ये बात आई है? और अपनी ज़ाती राय भी बयान कीजिएगा इसके ऊपर। देखिए यार, हमारी किसी कोर कमेटी में किसी डायलॉग के हवाले से ये जो आप कौमी जो मौलवी साहब कह रहे हैं गवर्नमेंट के हवाले से या नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से जो बात की जा रही है, कोई डिस्कशन में नहीं आई, ना ही लीगल कमेटी में, ना ही ये हमारी कमेटी में, ना ही हमारे जो टॉप लीडरशिप जिसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा खान साहब, इवन किसी से भी कोई ऐसी बात ना सुनने में आई, ना ही मुशाहिदे में आई, ना ही कभी डिस्कशन में आई।
और अगर आपने मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन कही है तो देखें, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन को देखता हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब आ जाता हूँ मैं ज़ाती अंडरस्टैंडिंग्स पे। ज़ाती अंडरस्टैंडिंग्स की अगर बात करूँ तो ज़ाती अंडरस्टैंडिंग्स में इस तरह के मामला इस तरह नहीं होते कि इमरान खान जेल में, इमरान खान की बीवी जेल में, इमरान खान का भांजा जेल में, इमरान खान के लीडर शाह महमूद कुरैशी जेल में, चीमा साहिबा जेल में, चीमा साहब जेल में, डॉक्टर जेल में, महमूद रशीद, एजाज चौधरी जेल में, हम जैसे लोगों पे दर्जनों एफआईआर। इस तरह नहीं होती ये चीज़ें। इन चीज़ों के लिए पहले कोई इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, कोई मामला। आप देखें, अगर मैं पाकिस्तान की तारीख देखूं तो जब 1988 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुकूमत में थी तो उनकी हुकूमत को तोड़ा गया। नवाज शरीफ साहब जब आए उसके ऊपर असगर खान पिटीशन आज भी बोल रही है कि वो किस तरह से लाए गए, IGI कैसे बनी और उसको कैसे आगे लेके जाया गया। उसके बाद 90 के बाद नवाज शरीफ की हुकूमत गई। देन 93 के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो आती है और वो लॉन्ग मार्च और ट्रेन मार्च का दौर चलता आता है। उसके बाद बैठ के नेशनल हुकूमत उस टाइम भी नहीं बनी थी कोई भी। उसके बाद भी केयर टेकर बंदा आया और केयर टेकर सेटअप आया और केयर टेकर सेटअप में ये जरूर था कि मुश्तरका ऐसा शख्स लाया गया जिसके ऊपर किसी को एतराज ना हो। और उसके बाद इलेक्शंस कराए गए और इलेक्शंस हमेशा से यही एक नारा लगा रहा, फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने के लिए कोई मैकेनिज्म होगा, कोई तरीकाकार होगा। फॉर एग्जांपल, हमने अपने दौरे हुकूमत में AVM मशीन्स दी थी। क्या AVM ठीक मशीन्स आज होती तो ये बुखारी सारी चीजों साहब, से छुटकारा ना हो जाता? क्या वो अमेंडमेंट्स जो इन्होंने की थी, खुद देखें, थोड़ा सा इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2023 में जब ये PDM की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अमेंडमेंट की किसके अंदर? इलेक्शन एक्ट के अंदर। और इन्होंने हाजिर सर्विस सिटिंग जजेस को अपॉइंट किया। जब 2024 के इलेक्शन हो गए, मेरी पिटीशन जब इस्लामाबाद में चलेगी और एक सिटिंग जज ने बुला लिया और उसने कहा 3 दिन में डिसाइड करूंगा, तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ा क्योंकि 3 दिन में एक्ट नहीं आ सक रहा था। ऑर्डिनेंस ला के फिर वापस वो दोबारा जो है रिटायर्ड जजेस के पास लेके जाया गया। तो अगर इस तरह की कानून साजियां होंगी, इस तरह की चीजें चलती आएंगी और देन 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के बाद जो एक सिस्टम बन चुका है और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की मुद्दत है वो ताहयात हो गई कि यार जनवरी 2025 में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होता है और वो 2026 में भी वही बैठा हुआ है, वही फैसले कर रहा है, वो एक ही पार्टी में, तो फिर ऐसे हालात में तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं हो सकती ना, ठीक है, मुमकिन नहीं है ना ये ठीक है। चीजें। मुझे एक ब्रेक पे जाना है बुखारी साहब, मैंने वापसी तानी साहब से यही सवाल पूछना है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कौमी हुकूमत की और कौमी हुकूमत के हवाले से राय जो बहुत ज़रूरी थी वो थी वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहसानी साहब। खेलदास साहब, ये आपने बातें तो इनकी सुनी, अली बुखारी साहब ने अपनी ज़ाती राय भी दी, आप मुस्कुरा रहे थे उस दौरान, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, आपका चेहरा ऐसे ही है मुस्कुराते। लेकिन ये किसी ऐसे वज़ीर से पूछना जिसकी आगे जिसने 3 साल के लिए वज़ीर रहना हो, उससे ये बात कहना कि आपकी जो है उसमें हुकूमत में नए पार्टियाँ और मज़ीद शामिल कर ली जाएँ, थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौमी हुकूमत के बारे में आपकी राय क्या है और ये जो तजवीज़ दी गई है, ये अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के साथ जो मामला चल रहे हैं उसे किसी ऐसी स्टेज पे जाके आपके साथ हो सकते हैं, वरना दुश्वारी तो बहुत ज़्यादा है। आपकी क्या राय है? देखें, अली बुखारी साहब ने इस हवाले से दुरुस्त फरमाया कि आइन में कोई कौमी हुकूमत का तस्वर मौजूद नहीं है, ना ये कोई गुंजाइश है, और ये मैं समझता हूँ मुतालबा गैर आइनी है। इस वक्त जो अवाम ने मैंडेट दिया है 2024 की इलेक्शन में, वो तमाम जमातों को दिया। आप देखें, KPK में PTI की शक्ल में हुकूमत मौजूद है, पंजाब में PMLN है, बलूचिस्तान में PMLN पीपल्स पार्टी है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, वफाक में अपोजिशन में PTI और बाकी मौलाना साहब बाकी जमातें मौजूद है। असल बात यह है कि कौमी ज़िम्मेवारी संभालने के लिए जिस तरह KPK की हुकूमत है या मैंडेट है, उनका जो सूबाई रोल है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव का रोल है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। या अपोजिशन के तौर पे जो अपोजिशन का रोल है वो अपना रोल आइनी रोल अदा नहीं कर रहे, तो मसाइल तब जन्म लेते हैं। तो उस पर बात हो सकती है। मैं समझता हूँ हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 12 ये कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और तमाम मसाइल का, जिसने अली बुखारी साहब ने कहा, देखिए इलेक्शन रिफॉर्म हो या जो भी मामला है ये पार्लियामेंट के अंदर हल होने हैं। आप जब पार्लियामेंट में स्पेस छोड़ देते हैं, आप आप MNA हैं, आप गाड़ियां भी इस्तेमाल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका रोल आइनी है वो अदा नहीं कर रहे हैं। जहां पे अवाम की बेहतरी के लिए आप पॉलिसीज़ पे तनकीद भी कर सकते हैं, उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं, वो आपका आइनी रोल है, वो आप अदा नहीं करें। अपोजिशन लीडर अगर सड़कों पे बैठा रहेगा, असेंबली के अंदर जो उनका रोल है वो अदा नहीं करेगा, तो जाहिर है फिर मामला ऐसे होते हैं। तो बेहतर ये होना चाहिए। हाँ जी, फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सियासी रहनुमा हैं, मैं उसको हमेशा लाइक करता हूँ।
उसको डायलॉग पीटीआई के अंदर में ज़रूर, जिस तरह पीटीआई टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ ग्रुप्स में बट चुकी है, वो आपस में इत्तेफाक के लिए कोई डायलॉग करें, कोई अपनी कौमी सोच पैदा आप कह रहे हैं हमें तजावीज़ ना दें, करें, अपनी पार्टी के अंदर हम मांगी करें। जी जी, वो ज़रूरत है। देखो ना, अब चीफ मिनिस्टर साहब फोर्सेस अलग बना रहे हैं। बानी पीटीआई ने मैंडेट जो अपोजिशन लीडर और सेनेट में अपोजिशन लीडर को दिया है, और बैरिस्टर गौहर साहब अलग बैठे हुए हैं, इनकी बहनें अलीमा साहबा, उनका अलग मौक़िफ़ है। तो ये सब कुछ इनके जो फवाद चौधरी या मौलवी महमूद साहब जो पीटीआई का असल चेहरा है, उनको निकाल के बाहर रखा गया है। फिर वकला आ गए हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये हमांगी उनको जमात जो टूट फूट का शिकार है, जो टूट चुकी है और अब उसमें कोई वक़्त नहीं है, उसको अगर वो ठीक करना चाहते हैं तो फवाद चौधरी साहब ये कोशिश करें। और ये आपस में जो उनके संजीदा लोग, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी कोट रकबत से लिख रहे हैं, बार बार खत लिख रहे हैं, उस पर संजीदा इनको अपने आप के अंदर पे ये बैठ के ये मामला तय करने चाहिए। मौलवी साहब से भी राय ले लेते हैं। आपने तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में पहले बुखारी साहब को ठीक करार दिया, फिर साथ ही दूसरी तरफ भी ले गए। आपने सही आज सियासत की है, और साथ में आपने ये भी कह दिया कि गैर आईनी मुतालबा है। महमूद मौलवी साहब, ये गैर आईनी मुतालबा है, वो कोहस्तानी साहब कह रहे हैं। नहीं देखें, मैं हो सकता है सही कह रहा हूँ। देखें, हम तो तजवीज़ दे रहे हैं ना, मतलब हम तो तजवीज़ दे रहे हैं। बाकी तो जो हुकूमत में बैठे हैं और जो असेंबलीज में बैठे हैं वही डिसाइड करेंगे। तजवीज़ हम दे रहे हैं। लेकिन एक जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है बड़ी अजीब लगती है। अभी कोहिस्तानी साहब ने बिल्कुल पीटीआई के बारे में कहा, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर, देखें बदकिस्मती है जो मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई में इतने लड़ाई झगड़े, इंटरनल इश्यूज है। आप ये देखें, जिन्होंने हुकूमत गिराई पीटीआई की, आज वो सरपरस्ती कर रहे हैं जो है कि पीटीआई को चलाने की। क्या महमूद खान अचकजई साहब जो है वाइस चेयरमैन नहीं थे पीडीएम के? क्या मेजॉरिटी लोग जो इस वक्त टीटीए में हैं, ठीक है ना, तो वो तो पीटीआई की हुकूमत गिराने में मौजूद थे। जिन्होंने पीटीआई की हुकूमत गिराई थी वही लाने के लिए कोशा हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? वही तो मैं देख रहा हूँ ना। आप इसमें कोई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे भाई बैठे हैं मेरे साथ, वो मना कर दे। मैं भी उस वक्त हुकूमत में ही था जब हमारी हुकूमत गिरी। कौन लोग थे? अगर ये इस वक्त टीटीए के मेजॉरिटी नहीं थे, मैं एक एक के नाम लूंगा, मेरे भाई को खुद को पता होगा। मैंने अचकजई साहब कह लिए, वो सीनियर वाइस चेयरमैन थे उस वक्त, ठीक है ना। बाकी जो थे सबके सब लोग थे। आप मुझे बताएं, क्या हमें नहीं पता? पीटीआई के लोगों को नहीं पता कि किन्होंने हुकूमत गिराई में मदद की हुकूमत गिरने में? आज हम उन्हीं के ऊपर कहते हैं। देखिए ना, अब आप मुझे बताएं ना, अचकजई साहब लग गए अपोजिशन लीडर, जबकि इतने सीनियर लोग जो कि पीटीआई में बैठे हैं उनका कोई चांस नहीं। वहां पर सेनेट में लग गए अपोजिशन लीडर। आज वो बिल्कुल खामोशी आ गई है, वरना पहले बड़े जज्बात थे। आज मौलवी साहब, मौलवी साहब, ये तो इमरान खान साहब की स्वाबदीद है ना। जब आप भी पार्टी में थे, मिनिस्टर थे, ओहदों पर थे, तो इमरान खान साहब जिसको बना देते थे। अली बुखारी वहाँ पर क्या करें, या इनकी लीगल कमेटी या कोर कमेटी क्या करें? इमरान खान ने बना दिया। देखिए, एक बात था, अगर लोग तजवीज़ इमरान खान साहब को सही देंगे तो वो भी सोचेंगे ना। प्रॉब्लम ये है कि खौफ से निकलना पड़ेगा। उसकी मेन वजह ये, आज मुझे देखे ना, बहनें जो है जिस तरीके से आज शंदाना गुलजार के ऊपर बरस रही थी, अली अमीन गंडापुर को के ऊपर। आप मुझे बताएं कि पीटीआई के अली अमीन गंडापुर अगर वो मफाहमत की बात कर रहा था और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके आ रहा था, तो इसमें कबात क्या? मुजामत करके बदकिस्मती से इन्होंने देख लिया कि देखें, चौपहिया जाम भी कर लिया, मुजामत भी कर ली, हड़ताल भी कर लिया, लॉन्ग मार्च भी कर लिया। क्या खान साहब बाहर आ गए? देखिए ना, हमें ये देखना है, हम जो बात कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बात करके देख लें, मुजामत तो कर ली है, बात भी करके देख लें। जी चलें, ठीक है। बुखारी साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहिए। मौलवी साहब की आपने बात सुन ली, ये तो बड़ा दिलचस्प नुकता था जो हम थोड़ा सा फरामोश कर बैठे थे। आपके जो अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, उन्होंने आपकी हुकूमत घर भेजी थी। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। देखिए यार, इस तरह नहीं है। थोड़ा सा इसको हम वाइडर नेट पे बात करते हैं। मैं ही वो शख्स था जिसको इमरान खान साहब ने अंदर से मैसेज दे के भेजा था कि महमूद खान अचकजई साहब को बनाया जाए नेशनल असेंबली का अपोजिशन लीडर, और राजा नासिर साहब को जो है वो बनाया जाए सेनेट के अंदर। देखिए, मैं तो इस चीज़ का विटनेस हूँ ना, 3 साल से खान साहब के साथ सबसे ज़्यादा जेल जो जाके मुलाकातें हुई, सबसे ज़्यादा गए अंदर, कि राजा नासिर साहब उस टाइम भी हमारे साथ खड़े हुए जब बाकी सारे लोग बातें करने वाले भाग गए थे। जब उन्होंने प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया था, उन्होंने उस टाइम भी कहा कि मैं वॉलंटियर हाजिर हूँ।
हम उनके स्लोगन के ऊपर, उनके निशान के ऊपर इलेक्शन भी लड़ने लगे थे, और वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी थी, क्योंकि एमएनए भी बैठा हुआ था। फिर इवन अदरवाइज हमने चेंज किया स्टांस, और हमने दोबारा अला करके हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ गए, और सरदादा अहमद रजा साहब आज हमारे कोलिशन पार्टनर थे जो जेल में है, ठीक है, जिन्होंने मारे कहीं, जो जेल में है। रजा नासिर साहब चलते रहे हमारे साथ, हम उनको कैसे फरामोश कर दें, और उन लोगों को ले आए जो हम छोड़ के चले जा चुके थे। और सेकंड चीज आ जाती है महमूद खान अचकजई साहब। देखिए महमूद खान अचकजई साहब, हम जब हुकूमत में थे तो हमारे साथ वो अपोजिशन में थे, हमारे खिलाफ थे। उसके बाद वो पीडीएम में जरूर सीनियर वाइस चेयरमैन जो कुछ भी है बनकर आए थे। मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के चेयरमैन बनकर आए थे, लेकिन आज वो हुकूमत के साथ नहीं है, आज वो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन बेंचों में बैठे हुए हैं, और हमारी बहुत सी मुलाकातें उनसे होती आ रही हैं। तो बात यह है कि सियासत में आपने ये देखना होता है कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारा नस्बुलैन क्या है, हमारा स्लोगन क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, और उसके साथ क्या क्या चीजें मैच कर रही हैं। जो चीजें उसके साथ मैच कर रही होती हैं, जो आपके साथ हम आंगी इख्तियार कर जाती हैं, कोई हरफे आखिर तो होता नहीं है ना। और वैसे भी पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो आज की पॉसिबिलिटीज में ये था कि महमूद खान अचकजई हमारे साथ खड़े हुए और हमारे लाने के लिए खड़े हुए, और इमरान खान साहब ने खुद उनका नाम तजवीज करके दिया। बहुत से नाम हमारे पास आए थे, मैं मौजूद था, वहाँ डिस्कशन हुई, और इमरान खान साहब का अपना खालिस्तन अपना फैसला था ये कि जी महमूद खान साहब को, राय नासिर साहब को बनाया जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी राय आपकी चाहिए मुझे कोस्तानी साहब, फिर मैंने वक्फे पे जाना है। देखें, बानी पीटीआई के सामने किसी और की कुर्बानी हो या जदोजहद हो, कोई माना नहीं रखती है। जिस तरह हामिद रजा साहब का शिकवा आया है ट्वीट में, आप देख लें, उसको कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। शाह मोहम्मद कुरैशी, डॉक्टर राशिद साहिबा, इसी तरह जो हमारे फवाद चौधरी हो, मौलवी महमूद, इन लोगों ने तन मन धन लगाया इस जमात पे, कुर्बानियाँ सब की है, मगर सबको बाहर निकाल के फेंक दिया। और ये अपनी ज़ात के अलावा किसी की परवाह नहीं है। तो मैं अली बुखारी साहब को भी मशवरा देता हूँ, ऐसे शख्स के पीछे जिसका कोई नजरिया नहीं है ज़ात के अलावा, जिसके अपने मकासद अना के अलावा कुछ नहीं है, इस अपना भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं और खामखा इस पे पीछे लगे हुए। आप ये देख ले, उनके लीडर के खिलाफ ना भड़काए उन्हें यार। पाकिस्तान के लीडर, हमारे तो लीडर है पाकिस्तान, सारा उनके पीछे खड़ा है सर, भागा नहीं है, जेल में नहीं। ऐसा लीडर कौन जो अपने लोगों की जदोजहद, अपने लोगों की कुर्बानियां उसको मानने के लिए तैयार नहीं, उनको उठा के चले ठीक है। जमात में 26 साल में कोई बंदा तैयार नहीं हुआ जो अपोजिशन लीडर भी बाहर से उनको लेना पड़ा। कोस्तानी साहब, आप इनसे जब मिलते हैं ना इन पर्सन, तब कोई ऐसा मशवरा दीजिएगा। और टीवी पे अगर मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, कोस्तानी साहब क्या करूं मैं, मजबूरी है कि जब पीडीएम आप लेकर आए थे तो यही मियां नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ, यही जरदारी साहब, ये सब मिलके ना मौलाना साहब को उसका चेयरमैन बनाया था, चेयरमैन बना के लेकर आए। और आज भी आपकी पार्टी का सदर भी नहीं है, आपकी पार्टी के गवर्नर भी नहीं है, आप तो मांगे तंग है कि 17 सीटों पर आए हुए हैं, और आपको बैसाखियों पे सदर तो जरदारी साहब हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के हैं, गवर्नर और है। फॉर गॉड से कैसे ना करें, आप अपनी लीडरशिप का है जिनको यही जमहूरियत में होता है। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज जमहूरियत का हुस्न है। और तुसी करो ते जमहूरियत का हुस्न हो गया, असि करो ते ज्यादती हो गई यार। चले, ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि उन्होंने अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बना लिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, अली बुखारी साहब, महमूद मौलवी साहब और खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये जो बात आई कि भाई ये नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा कि भाई कौमी हुकूमत, इसकी बाज़ सुनाई दे रही थी, इस पर आपने राय भी सुन ली। आगे बढ़ेंगे, बहुत ही अहम इशू है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो बताएंगे कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई है, और 7 करोड़ अफराद इंतहाई गरीब हैं। दौलत की जो अदम मसावात है उसमें इजाफा हुआ है। और ये बात कौन कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा, ये सरकार ख़ुद अपनी रिपोर्ट में ये बात बता रही है। तो जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ होंगे, हमारे माशियात, उनसे बात करेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि गुर्बत बढ़ गई है, और ये सरकार ने ख़ुद अपनी रिपोर्ट में इसका एतराफ़ भी किया है। इसकी वजूहात क्या हैं? डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ हैं, हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब, ये आपने रिपोर्ट तो देखी होगी, और इस पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा कि गुर्बत में इजाफे की एक वजह IMF प्रोग्राम है, और बाज़ शोबों में दी गई जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेना होंगी, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी गिरावट आई है। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने की हैं। पहले तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो ये रिपोर्ट के जो मेरे सामने मंदरजात आ रहे हैं, 7 करोड़ अफराद इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी आमदनी फिर बताई गई है। मुझे ज़रा मैं समराइज़ करना चाह रहा हूँ आपकी ज़ुबानी अपने व्यूअर्स के लिए कि ये रिपोर्ट क्या क्या रही है। जी, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जैसे आपने कहा, रिपोर्ट कह क्या रही है, और फिर उसका तजज़िया।
रिपोर्ट ये कह रही है कि सन 2005 से लेके 2018 तक बहुत बड़ी गुर्बत के हवाले से कामयाबियां सामने आई। 2005 में तकरीबन 50% आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे थी, और 2018 ये जो 13 साल का पीरियड है वो 50% से गिर के 22% पे पहुंच गई। अब एक नया साइकिल शुरू होता है 2018 के बाद। जो फोकस है इस रिपोर्ट का, वो 2018 से साइकिल है 2024 तक इस रिपोर्ट ने कवर किया है। वो ये कह रही है कि रुझान जो है, जो सिमत है, वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होगी। पहले गुर्बत की शरह या गुर्बत पाकिस्तान के अंदर बहुत तेजी से गिर रही थी, 13 साल गिरती रही, 50% से वो 22% पे चली गई। फिर एक बड़ी संगीन किस्म की तब्दीली आई है 2018 के बाद। 2018 में तकरीबन 5 करोड़ लोग थे जो शरह गुर्बत से नीचे थे, और 2024 में वो 7 करोड़ तक पहुंच चुके थे इस रिपोर्ट के मुताबिक। तो ये तो है वो अदाद शुमार। अगर वर्ल्ड बैंक वाला डेटा देखा जाए तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन 45% से ज़्यादा आबादी जो है वो गुर्बत से नीचे रह रही है। उनका जो काउंट है वो तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी पे जाता है। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 2024 में 7 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो ये तो अदाद शुमार। ठीक है। वजह क्या है? देखिए, जो रिपोर्ट बता रही है वो कह रही है कि वो इल्ज़ाम IMF के प्रोग्राम को देती है, वो कोविड को देती है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके हवाले से गुर्बत के ऊपर इकोनॉमिक लिटरेचर में बेतहाशा रिसर्च मौजूद है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है सिर्फ इसी रिसर्च के ऊपर। वो रिसर्च ये बड़ा क्लियरली ये कहती है कि अगर किसी मुल्क में गुर्बत है तो वो गुर्बत है नतीजा उस हुकूमत की पॉलिसीज का। ओके। ये कहते हैं वो कोविड की वजह से हो गया, या IMF की वजह से हो गया, या क्लाइमेट चेंज की वजह से हो गया। इकोनॉमिक रिसर्च ये नहीं कहती। वो कहती है कि आपने देखना है कि उस हुकूमत की जो पॉलिसीज थी। मैं आपको 3 बड़े इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज विनर्स हैं। एक एंगस डीटन है जिसकी खास तौर पे रिसर्च गुर्बत के ऊपर है। इस तरह साइमन जॉनसन है, एक जेम्स रॉबिन्सन है। ये तीनों एग्री करते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में गुर्बत आती है। और डॉक्टर साहब, ये 18 से लेके आज तक की जो रिपोर्ट है ये 25 तक है, ये 26 तक है? यानी ये फिर हुकूमत तो 18 से लेके आज तक जो हुकूमतें मौजूद हैं ये सब की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़िम्मेदार हैं इस गुर्बत की। जो आपने 5 करोड़ बताया, 5 करोड़ से 7 करोड़ अफराद अब वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये 18 से लेके आज तक की जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो ज़िम्मेदार हुई इसकी? देखिए, ये रिपोर्ट 2018 से 2024 तक की। ठीक है। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि कौन सी हुकूमती पॉलिसी, उनकी भी निशानदेही करना ज़रूरी है। ये बड़ा क्लियर कट हो रहा है कि जिस रफ्तार से बिजली के रेट बढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी कि 2018 में जो कवर कर रही है ये रिपोर्ट, उस वक्त तकरीबन 10-11 रुपए का यूनिट था। फिर ये बढ़ता बढ़ता 2024-2025 में ये कहीं 50-55 रुपए पे पहुंच गया। अब ये होता ये है कि जब बिजली के रेट 3-4 गुना, यानी कि 400-500% बढ़ जाते हैं, तो फिर जो पाकिस्तानी घरानों में देखा गया है कि वो बिजली का बिल तो उन्होंने ज़रूर देना है, लाइट्स तो ऑफ नहीं हो सकती, फिर वो खुराक में कमी शुरू कर देते हैं। ये पाकिस्तान में हुआ है। फिर वो जो गोश्त है, जो अंडे हैं, उनका इस्तेमाल कम हो जाता है। फिर उसके नतीजे में ख़ास तौर पे जो घरानों के अंदर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको आप गोश्त कम देते हैं, प्रोटीन कम देते हैं, अंडे कम देते हैं, तो उनकी मेंटल कॉग्निशन के लेवल जो हैं, उनकी डेवलपमेंट जो है वो असरअंदाज होती है। फिर तीसरे फेज में ये होता है कि अगर रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर कुछ घराने मजबूर हो जाते हैं बच्चों को स्कूल से निकालने के लिए कि फीस के पैसे नहीं बचते। बिजली का बिल और गैस का बिल तो लाजमी देना है, किराया भी लाजमी देना है, लेकिन एजुकेशन कैन वेट। स्कूल को इंतज़ार कर लेते हैं, बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं। फिर एक फेज आ जिसमें वो बच्चे जिनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उनको फिर चाइल्ड लेबर, फिर उनको नौकरी के लिए डाल दिया जाता है।
कि भाई अभी भी घर का खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो रहा। तो ये एक बड़ा खतरनाक साइकिल है जो पिछले कुछ सालों से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। और वजूहात जो है, ये गुर्बत की जो रिपोर्ट आई है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये इसके पीछे बिजली गैस के रेट हैं, और इसके पीछे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। गरीब और अमीर में जो बढ़ता हुआ फर्क है, जिसको ये टेक्निकल जुबान में जिनी कोफिशिएंट कहते हैं, वो बढ़ता हुआ फर्क है, उसकी वजह जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो मामला हुकूमती पॉलिसी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो अब आप अगर इसे हम वैसे देखें, एक बड़ी पिक्चर में ये देखें, तो फिर हम तो यही कह सकते हैं ना, जो आपने पूरे रेफरेंसेस दिए, कि वो गवर्नमेंट जिस दौर में अदाद-ओ-शुमार ये नीचे आए हैं, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वही ज़िम्मेदार हैं इस सारे मामलात की, जो ये रिपोर्ट कह रही है। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक तो खतरनाक चीज़ ये है कि ये जो गुर्बत में जो चढ़ाव देखा गया है, जो इंक्रीज आई है, ये स्ट्रक्चरल है। ये ठीक है। ये उम्मीद करना कि ये अभी जो है ये बहुत गुर्बत बढ़ गई है और शायद अगले सालों में कुछ बेहतर होने लगेगी, ये स्ट्रक्चरल है। जब तक वो स्ट्रक्चर को दूर नहीं किया जाएगा, ये गुर्बत मजीद बढ़ती जाएगी। और वो स्ट्रक्चर में मैंने जैसे जिक्र किया, दो चीज़ें हैं, एक इंडायरेक्ट टैक्सेशन का रोल है और एक बिजली और गैस के टैरिफ है। तो जब तक बिजली और गैस के टैरिफ नीचे नहीं लाए जाएंगे, जब तक इनडायरेक्ट टैक्सेशन या टैक्सेशन पॉलिसी को फेयर नहीं किया जाएगा, ये गुर्बत बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने कहा, ये स्ट्रक्चरल है, ये हमारी जो माशी ढांचा है, जो साख है, के अंदर घुस गई। इसमें कोई सियासी एंगल नहीं है। ठीक है। पीटीआई के हुआ है, पीएमएलएन के दौरान भी ये हुआ है, क्योंकि इन पार्टीज के दौरान वो पॉलिसीज बिजली के हवाले से और टैक्सेशन के हवाले से तब्दील नहीं हुई है। तो जो बुनियादी माशी ढांचा है वो चलता आ रहा है, सियासी जमातें चाहे कोई भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो रिपोर्ट है ये तो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। जो भी दावे हों, बुलंदोबाग दावे, चाहे पिछली हुकूमत के हों, इस हुकूमत के हों, ये जो बात इन्होंने की ना फारूक साहब ने, कि जो मुआशी ढांचा है उसकी जो साख्त है वही ठीक नहीं है, चाहे हुकूमत किसी की भी होगी, इसमें आने वाले दिनों में गुर्बत में इजाफा होगा। ये जो बात है ये बड़ी अहम है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।